हेलो एस्पिरेंट्स, आई एम आभास माथुर। आज अपने करंट अफेयर सीरीज का है 20th पार्ट है अपना। यानी कि आज अपने 100 टॉपिक कवर हो जाएंगे करंट अफेयर्स के पूरे 100। सेंचुरी हो रही है आज अपनी इस लेक्चर में। ठीक है, चलो करते हैं सेंचुरी शुरू। नर्वस 90s से सेंचुरी पे जाते हैं अपन। आज का पहला टॉपिक है कलाराम मंदिर। कलाराम टेम्पल देखो नासिक है। नासिक का एक पंचवटी एरिया है जहां से गोदावरी नदी बहती है। वहां पर है ये कालाराम मंदिर। देखो, पहले तो राष्ट्रकूट्स ने बनाया था ये टेम्पल। 17 से 11 सेंचुरी के बीच में ऐसा माना जाता है। तब ये कौन से भगवान का मंदिर था इतना क्लियर नहीं था। फिर 1792 में एक सरदार रंगराव ओडेकर थे, मराठा सरदार थे, सरदार रंगराव ओडेकर। उन्होंने यहाँ पे राम जी की मूर्ति स्थापित करी थी, राम जी की मूर्ति एस्टैब्लिश करी थी। राम जी की मूर्ति काले पत्थर से बनी थी, इसलिए कालाराम मंदिर कहते हैं इस मंदिर को। इस मंदिर में ना आप देखोगे 84 पिलर हैं। 84 पिलर दर्शाते हैं कि 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद आपको मनुष्य जीवन मिलता है। 84 लाख स्पीशीज में आपको बर्थ लेना पड़ता है, तब जाकर आपको इंसान का जीवन मिलता है, ये हिंदू धर्म कहता है। देखो कितनी मुश्किल से इंसान का जीवन मिला है। मनुष्य बने हो आप तो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो। इंसान बने हो इतनी मेहनत से, तो अब अच्छे से पढ़ो लिखो जिससे इंसान बनने का वो मोटिव तो कंप्लीट होए आपका। ठीक है। तो ये मंदिर ना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 1930 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने और एक साने गुरुजी हुआ करते थे। साने गुरुजी रिफॉर्मिस्ट थे, मतलब एक ऑथर थे, रिफॉर्मिस्ट थे, एजुकेशनलिस्ट थे महाराष्ट्र के। बहुत रिस्पेक्टफुल पर्सन है इंडिया के साने गुरुजी। उन्होंने और अंबेडकर जी ने मिलके टेम्पल एंट्री मूवमेंट शुरू करा था दलित्स के लिए 1930 में। इसलिए भी ये टेम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है ये टेम्पल। ये टेम्पल है नासिक में, नासिक के पंचवटी इलाके में है, गोदावरी नदी के बैंक्स पे है। कौन से रिवर के बैंक्स पे, ये भी पूछ सकता है यूपीएससी। यूपीएससी पूछ सकता है कौन से शहर में है। नासिक में है। कौन से रिवर के बैंक पे है, गोदावरी रिवर के बैंक पे है। कौन से डेटी का है, अभी राम जी का है, पर इनिशियली पता नहीं कौन सी डेटी थी। किसने बनवाया, इनिशियली तो राष्ट्रकूट पीरियड में बना था 7 to 11 सेंचुरी में। पर मॉडर्न टेम्पल जो अभी ये वाला टेम्पल है ये 1792 में बनाया था। किसने बनाया था? मराठा सरदार रंगराव ओडेकर जी ने बनाया था। खासियत क्या है? 84 पिलर्स हैं जो 84 लाख स्पीशीज को दिखाती है कि आपको गुजरना पड़ता है ह्यूमन बनने के लिए, ये स्टेटमेंट भी आ सकता है। और काले रंग के रामचंद्र जी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और साने गुरु जी ने टेम्पल एंट्री मूवमेंट शुरू करा था दलित्स के लिए 1930 में। 100 साल होने जा रहे हैं, सवाल बन सकता है। ठीक है, एक बार रीड कर लेते हैं। कलाराम टेम्पल, इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ गोदावरी इन द पंचवटी एरिया इन नासिक। Original temple dedicated to an unknown deity was estimated to be one of the Rashtrakoot period from 7th to 11th centuries. New temple was built in 1792 with the efforts of Sardar Rangrao Odekar. 84 pillars represent cycle of 84 lakh species that one has complete in order to born as human. ये भी पूछ सकते हैं कि अंबेडकर जी ने कहां से टेम्पल एंट्री मूवमेंट शुरू करा था दलित्स के लिए। इसी मंदिर से करा था, ये भी सवाल है यूपीएससी का बहुत जरूरी। This temple is a site of a landmark agitation led by Ambedkar ji demanding temple entry rights for Dalits more than 90 years ago in 1930. Ambedkar ji and Marathi teacher social activist पांडुरंग सदाशिव साने, इनको साने गुरुजी भी बहुत कहा जाता है, महाराष्ट्र वगैरह में बहुत रिस्पेक्ट है इनकी। इन्होंने इन शेड्यूल कास्ट के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स करे हैं, शेड्यूल कास्ट लोगों के लिए, दलित्स के लिए। ठीक है। लेड एन एजिटेशन टू डिमांड एक्सेस फॉर दलित्स टू हिंदू टेम्पल। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं साने गुरुजी कौन से टेम्पल से एसोसिएटेड है, कौन से मूवमेंट से एसोसिएटेड है, कब हुआ था अंबेडकर जी के साथ। अंबेडकर जी ने टेम्पल एंट्री मूवमेंट कौन से टेम्पल से शुरू करा था? कलाराम मंदिर। 84 लाख यूनिस को दर्शाता है, 84 पिलर्स। कौन सी नदी के किनारे? गोदावरी। कौन से शहर में? नासिक। पूछे जा सकते हैं। वैष्णवाइट टेम्पल है, शैवाइट टेम्पल है, शक्तिज्म का टेम्पल है। वैष्णवाइट टेम्पल है क्योंकि राम जी तो विष्णु जी के अवतार थे, याद रखो। फिर आता है अफार ट्रायंगल। जैसे ट्रायंगल है ना, नाम यह है ट्रायंगल, तो ये तीन चीजें मिलती हैं, तीन देशों में है। अफार ट्रायंगल में तीन चीजें मिलती हैं, तीन देशों में है। क्या तीन चीजें मिलती हैं? तीन प्लेट्स मिलती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं तीन। कौन से तीन देशों में है? एरिटेरिया, डिजिबोटी और इथोपिया में है।
देखो जो अफ्रीका में हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला रीजन है ना, उसमें पड़ता है ये। जियोलॉजिस्ट का बोलना है कि ये यहाँ पे बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है, जमीन अंदर की तरफ जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक नया ओशन बन सकता है। नया ओशन बन सकता है तो अफ्रीका का वो वाला पार्ट अलग हो सकता है अफ्रीका से। ठीक है, तो ये है ग्रेटर रिफ्ट वैली का, ये नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है। ये अफ्रीका में ग्रेटर रिफ्ट वैली है, उसका नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है अफार ट्रायंगल। नाम में ट्रायंगल है, तो तीन प्लेट्स यहाँ पे मिलती हैं। कौन है वो तीन प्लेट्स? न्यूबियन प्लेट, सोमाली प्लेट और अरेबियन प्लेट। इन प्लेटों का नाम याद रखना है, कौन सी प्लेट्स हैं ये। और यहाँ पे तीन वो हैं, कौन से देशों में पड़ता है ये? एरिट्रिया, डिजिबोटी और इथोपिया। ठीक है, एक बात याद रखनी है, सोमालिया की प्लेट है, सोमाली प्लेट आती है इसमें, पर ये सोमालिया देश में नहीं पड़ता। सोमाली प्लेट आती है अफार ट्रायंगल में, पर ये सोमालिया में नहीं आता। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में चार देश आते हैं, सोमालिया, एरिट्रिया, इथोपिया और डिजिबोटी। तो ये सोमालिया में नहीं पड़ता, ये बहुत बड़ा कैच है, यूपीएससी कंफ्यूज करेगा। ठीक है, अवश नाम की नदी है, वो यहाँ से बहती है। इसी रीजन में एक डेनाकिल डिप्रेशन भी पड़ता है, और इसी रीजन में एक लेक आती है, लेक असल। लेक असल देखो डिजिबुटी करके एक देश है उसमें पड़ती है। लेक असल लोएस्ट पॉइंट है अफ्रीका का। ठीक है, डिप्रेशन में पड़ती है ना। एक बार रीड कर लेते हैं। अफार ट्रायंगल, जियोलॉजिस्ट प्रिडिक्ट potential emergence of a new ocean at Afar Triangle, Afar Depression located in the Horn of Africa. अफार ट्रायंगल को अफार डिप्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जियोलॉजिस्ट को लगता है कि इतना नीचे हो जाएगा कि पानी निकल जाएगा, एक नया ओशन आ जाएगा। It represents the northernmost portion of the Great Rift Valley. It is on one of the most geologically active regions on Earth. ये जो ग्रेट रिफ्ट वैली के नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में है ना, ये रीजन बहुत ज्यादा जियोलॉजिकली एक्टिव है। वन ऑफ द मोस्ट जियोलॉजिकली एक्टिव रीजन है ये अर्थ का। यहाँ पे तीन प्लेट्स हैं, कौन सी तीन प्लेट्स हैं? न्यूबियन, सोमाली, अरेबियन। ठीक है, ANS, अरेबियन, न्यूबियन, सोमाली, अरेबियन, न्यूबियन, सोमाली। याद रखो, दो बार बोलो। अफार ट्रायंगल में कौन सी प्लेट्स हैं? अरेबियन, न्यूबियन, सोमाली। अफार ट्रायंगल में कौन सी प्लेट्स है? अरेबियन, न्यूबियन, सोमाली। याद रहेगा। अफार ट्रायंगल तीन देशों में आता है, एरिट्रिया, डिजिबुटी, इथोपिया। एरिट्रिया, डिजिबुटी, इथोपिया। एरिट्रिया, डिजिबुटी, इथोपिया में अफार ट्रायंगल आता है। तीन प्लेट्स आती है, न्यूबियन, सोमालियन, अरेबियन। सोमालिया में अफार ट्रायंगल नहीं पड़ता, सोमालिया में अफार ट्रायंगल नहीं पड़ता। सोमाली प्लेट आती है अफार ट्रायंगल में, पर सोमालिया देश नहीं आता अफार ट्रायंगल में। ये बात याद रखना। एक अवश नाम की नदी यहाँ से बहती है, जो नदी बहती है उसका नाम क्या है? अवश रिवर। लेक असल जो डिजिबुटी में है, लेक असल भी इस रीजन में आती है। ये लेक असल लोएस्ट पॉइंट है अफ्रीका का, सबसे निचला हिस्सा है, निचला पॉइंट है अफ्रीका का। एक डायनाकिल डिप्रेशन भी आता है इस रीजन में, एक बार रीड कर लेते हैं। ठीक है, रीड तो अपन ने कर लिया, खैर ठीक है, देख लेना। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में पड़ता है ये है अफार ट्रायंगल। ये जो दिख रहा है ना, थोड़ा रेड सी में भी आता है, थोड़ा गल्फ ऑफ एडन से भी टच करता है, सोमालिया से टच करता है, सोमालिया से बॉर्डर करता है, पर सोमालिया देश में नहीं आता। मैंने दो बार गूगल पे देख लिया, नहीं आता सोमालिया में। सोमाली प्लेट आती है, देख लो। अफ्रीकन सोमालियन प्लेट आती है, न्यूबियन प्लेट आती है और अरेबियन प्लेट आती है इस रीजन में। डेनाकेल वाला डिप्रेशन भी इस रीजन में आता है, देख लो डेनाकेल डिप्रेशन कहाँ है। ठीक है, अवश नदी, असल लेक, सब कुछ देख लेना यहाँ पे, एक बार दो बार ध्यान से देखो, ध्यान से। एक बार देख एक बार देख लेते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका देखो, अफ्रीका जो का जो मेन लैंड है ना, इसके कोने में ये गेंडे का सींग जैसा लग रहा है ना, राइनोसोरस का सींग लग रहा है, हॉर्न लग रहा है ना, इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। इस रीजन में ना चार देश आते हैं, सोमालिया, इथोपिया, एरिट्रिया और डिजिबुटी। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में चार देश आते हैं, इनको सीड से याद रख लो, SEED। एस से सोमालिया, ई से इथोपिया, दूसरे ई से एरिट्रिया, फिर डी से डिजिबुटी। ठीक है, द हॉर्न ऑफ अफ्रीका इज ऑल्सो नोन एज द सोमाली पेनिनसुला। हॉर्न ऑफ अफ्रीका को सोमाली पेनिनसुला भी कहा जाता है। Is a large peninsula and geopolitical region located in the easternmost part of the mainland Africa. हॉर्न ऑफ अफ्रीका ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है मेनलैंड अफ्रीका का, ये बात भी याद रखें आप लोग। चार देश आते हैं, कौन से देश आते हैं? यूपीएससी पूछ चुका है, क्या पता दोबारा पूछ ले।
सोमालिया, इथोपिया, एरिट्रिया, डिजिबूटी। अफा ट्रायंगल में हॉर्न ऑफ अफ्रीका में से 3 देश आते हैं, इथोपिया, एरिट्रिया, डिजिबूटी। सोमाली पेनिनसुला में आता है अफा ट्रायंगल। अफा ट्रायंगल में सोमाली प्लेट आती है, पर अफा ट्रायंगल में सोमाली देश नहीं आता, सोमालिया कंट्री नहीं आती। ये बहुत बड़ा कैच है, खूब लोग कंफ्यूज होंगे अगर सवाल आ गया तो, पर आप लोगों को नहीं होना कंफ्यूज। देखो अब आता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये ना एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। ऐसा आपने देखा होगा ना, बचपन में जो बच्चे होते हैं उनसे स्टेबल नहीं बैठा जाता, कंसंट्रेट नहीं करा जाता, ज्यादा ध्यान नहीं लगाया जाता, मतलब अटेंशन ही नहीं होती उनसे, किसी भी चीज पे अटेंशन नहीं हो पाती, गौर नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। काफी बच्चे आपने देखे होंगे जो बहुत एक्टिव एक्टिव होते हैं। तो वही है एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। आजकल बड़ा चर्चा में है, मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है ना, तो उसमें है। ये एक तरीके का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। देखो ये ज्यादातर बच्चों में ही देखा जाता है, पर कुछ कुछ केसेस में ये बड़ों में भी देखा जाता है, अडल्टहुड में भी देखा जाता है। ये देखो क्योर तो कैसे करा जाता है, देखो मेडिटेशन करो, एजुकेशनल सपोर्ट करो, बिहेवियरल थेरेपी करो, ठीक है। पर अगर एक्सट्रीम केसेस है तब दवा भी ली जाती है। दवा दो तरह की होती है इसकी, एक तो नॉर्मल दवाएं होती है, एक स्टिमुलेंट्स होती हैं। स्टिमुलेंट्स देखो वो दवाइयां होती हैं जो आपके ब्रेन और बॉडी के कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करती है। स्टिमुलेंट्स लेने से आप में एनर्जी आ जाती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप अटेंटिव हो जाते हैं। स्टिमुलेंट्स थोड़ी स्टेरॉइड्स की तरह होती है, ऐसे समझ लेना, ठीक है। एडीएचडी जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, इसमें ना आप फोकस नहीं कर पाते, या तो आप कुछ एक्सेसिव एक्ट कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा एग्जाइटी में चले जाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, जैसे कंफ्यूजन में आप ज्यादा ही बोलते जाते हैं ना, ऐसे कि यार ये क्या क्या हो रहा है, ये मेरे को क्या पता है ऐसे क्या हो रहा है, तो ऐसे ऐसे भी आप करते रह जाते हैं। आप बहुत ज्यादा मोशन में रहते हैं। जैसे आपको बोला कि ऐसे शांति से बैठ जाओ, आप ऐसे बार बार ऐसे करे जा रहे हैं, ऐसे करे जा रहे हैं, आपको मतलब कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहा, आपका माइंड स्टेबल नहीं है, ठीक है। ऐसे बच्चों का होता है ना कि काफी बच्चे अनस्टेबल से होते हैं, पर बड़े होते होते वो ठीक हो जाते हैं। वही ये डिसऑर्डर ना बच्चों में ज्यादा होता है, पर बड़े होते होते आप काफी हद तक ठीक हो जाते हैं। पर काफी बड़ों में भी होता है, और आजकल बढ़ रही है ये बीमारी अडल्ट में। तो एक बार देख लेते हैं। Attention deficit hyperactivity disorder is a common neurodevelopmental condition usually diagnosed in childhood and often persisting into adulthood, characterized by persistent patterns of inattention, impulsivity and hyperactivity। कि मतलब कुछ भी सिचुएशन हो, या बहुत ज्यादा अजीब सा बिहेव करने लग गए, थोड़ा हाइपर एक्टिव हो गए, इम्पल्सिविटी आ गई आपके अंदर, मतलब आप बहुत ज्यादा भौचक्के हो गए, आप अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं? एडीएचडी प्रेजेंट्स इन थ्री मेन वेज। देखो तीन तरह का होता है ये। प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव, कि मतलब आप सस्टेन फोकस नहीं कर पा रहे, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है आपको फोकस करने में, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव, कि आप ज्यादा ही बोले जा रहे हैं, फिजिटिंग करे जा रहे हैं, या आपको दोनों हो रहा है। तीन टाइप के होते हैं, या तो आप फोकस नहीं करे जा रहे हैं, या आप एक्सेसिव टॉक कर रहे हैं, एक्सेसिव मोशन कर रहे हैं, कंबाइंडली दोनों हो रहा है। इसके टाइप्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एडीएचडी क्या है वही जरूरी है, उसका मीनिंग समझना जरूरी है। देखो ये जेनेटिकली भी रिलेटेड होता है, ब्रेन स्ट्रक्चर से भी रिलेटेड होता है, ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो पाता तब भी ये होता है, कोई इंजरी हो जाती है तब भी हो जाता है, या ट्रॉमा हो जाता है, डिप्रेशन में भी आदमी ऐसा बन जाता है। ट्रीटमेंट क्या है? देखो ज्यादा तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बिहेवियरल थेरेपी है, मेडिटेशन है, एजुकेशनल सपोर्ट है, फिर दवाइयां भी हैं, कुछ रिटेलिन नाम की, स्टिमुलेटेंट्स हैं, नॉन स्टिमुलेंट्स हैं, ठीक है। बेसिकली क्या होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में, कि आप अटेंशन नहीं दे पाते और आप बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी करते रहते हैं। आपको बोला जा रहा है कि चुपचाप पढ़ लो तमीज से, तो आप पढ़ नहीं पा रहे, अटेंशन ही नहीं हो रहा, कुछ याद ही नहीं हो रहा, बार बार फोन देख रहे हैं, पागल हो गए, खुजली कर रहे हैं, वो एक्सट्रीम लेवल पे कर रहे हैं, तब आपको एडीएचडी यानी न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है, ठीक है। ये क्या है? ये न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है। आप देखो मेंस में, इंडियन सोसाइटी वाले में भी लिख सकते हैं, एथिक्स में भी कहीं भी घुसा सकते हैं इसको, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चीजों में, ठीक है, याद रखना इसको। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? देखो बच्चों में तो होता है कि आप स्टिल बैठ ही नहीं सकते। आप देखोगे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, 6-7 साल के, वो चुपचाप बैठ ही नहीं पाते, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, या वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर पाते लोगों के, कि आप उनको बोलो कि ये कर लो वो कर लो, वो समझ ही नहीं पा रहे, तो ये बच्चों में उसके सिम्टम्स होते हैं। अडल्ट में क्या होता है? हाइपर एक्टिविटी में प्रेजेंट एज एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस और मोर कॉमनली इंटरनल फीलिंग्स और बीइंग ओवरवेल्म्ड एंड डिफिकल्टी विद एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग। क्या आप अपने रोजमर्रा के काम नहीं कर पा रहे, आप बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं,
एंजाइटी हो रही है आपको हर बेसिक चीज में, आपकी इंटरनल फीलिंग्स का उबाल आ रहा है, कभी तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, कभी बहुत बुरा लग रहा है, कभी आप ओवरवेल्म फील कर रहे हैं, कभी आप अपने एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो रही है आपको, ये सब होता है। देखो स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं, ये एक तरह के ड्रग्स होते हैं। Stimulants are class of drugs that speed up messages traveling between the brain and body. They can make a person feel more awake, alert, confident और energetic. देखो ये कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से भी हो सकता है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो इन दवाइयों का भी, स्टिमुलेंट्स का भी यूज करा जाता है। देखो बच्चों में क्या होते हैं इनके सिम्टम्स, केयरलेसनेस हो रही है, फॉरगेटफुलनेस हो रही है, डिफिकल्टीज हो रही है सिटिंग स्टिल में, डे ड्रीमिंग हो रही है, सपने देख रहे हैं, एक्सेसिव टॉक कर रहे हैं, ट्रबल हो रही है लोगों के साथ घुलने मिलने में। अब आपको लगेगा ये सारी चीजें तो मेरे साथ भी हो रही हैं, हम सबके साथ हो रही हैं, पर ये एक्सट्रीम लेवल पर होती है तब एडीएचडी कहा जाता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ ये। फिर आज का टॉपिक है स्टॉकहोम सिंड्रोम। देखो स्टॉकहोम सिंड्रोम काफी ज्यादा चर्चा में है, डॉक्टर एस जयशंकर ने भी बहुत ज्यादा जिक्र करा है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं को स्टॉकहोम सिंड्रोम है, ऐसे ऐसे करके। हाईवे करके एक मूवी आई थी, उसमें भी दिखाया गया था स्टॉकहोम सिंड्रोम के बारे में। एक बार रीड कर लेते हैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ। इज अ साइकोलॉजिकल रिएक्शन दैट विक्टिम्स ऑफ अब्यूज एंड हॉस्टेज सिचुएशन एक्सपीरियंसेस व्हेन दे डेवलप अ फेवरेबल फीलिंग फॉर द अब्यूजर। देखो मान लो आपको किडनैप कर लिया, फिर आपको फेवरेबल फीलिंग्स होने लगे अपने किडनैपर के प्रति ही, तो वो स्टॉकहोम सिंड्रोम है। आपको क्यों हो सकती है फेवरेबल फीलिंग्स की, ये किडनैपर है, ये मेरे को खाना तो ला के दे रहा है, ये मेरा ध्यान रख रहा है, आपको ऐसा लग सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अब्यूज का जो विक्टिम होता है ना, उसे अपने अब्यूजर की तरफ फेवरेबल फीलिंग्स होने लग जाती है। जो आपका दमन कर रहा है आपको वो अच्छा लगने लग जाता है। जैसे इंडियंस को अंग्रेजों ने इतने साल दमन करा हमारा, हमें अच्छे लगने लग गए अंग्रेज। ये भी तो एक स्टॉकहोम सिंड्रोम है। हम लोगों को इतना दबाया अंग्रेजों ने, हमारा इतना अब्यूज करा, हम विक्टिम है अंग्रेजों के अब्यूज के, पर हमें अंग्रेज अच्छे लगते हैं, आज हम कॉपी करते हैं अंग्रेजों को। लोगों को पुलिस इतनी पसंद क्यों होती है, इतनी मूवीज क्यों बनती है पुलिस के ऊपर, आपने कभी सोचा है? आईएएस से ज्यादा आईपीएस क्यों फेमस होते हैं? पर ज्यादा पावर तो आईएएस के पास होती है। तो जिनको पुलिस पसंद है ना, वो भी स्टॉकहोम सिंड्रोम से रिलेट करा जा सकता है, कि क्योंकि भारत में पुलिस काफी ज्यादा अब्यूजर की तरह ही बिहेव करी है। तो अगर आपको फेवरेबल फीलिंग हो गई कि मैं भी पुलिस बनूंगा, मैं भी पावरफुल हो जाऊंगा, तो ये भी काइंड ऑफ स्टॉकहोम सिंड्रोम है। यही है, स्टॉकहोम सिंड्रोम इज अ साइकोलॉजिकल रिएक्शन दैट विक्टिम्स ऑफ अब्यूज एंड हॉस्टेज सिचुएशंस experiences when they develop a favorable feeling for the abuser. फैक्टर्स क्या हो सकते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम के? शेयर्ड स्पेस विद कैप्टर, कि आप किडनैप हो गए तो आप साथ में रह रहे हो तो आपकी फेवरेबल फीलिंग्स हो गए। हम अंग्रेजों के साथ रहते थे, हम उनकी सेवा वेवा करते थे, तो हमें साहब अच्छे लगने लग गए। फिर प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू इंटेंस सिचुएशन, अंग्रेजों के साथ बहुत ज्यादा इंटेंस सिचुएशन होती थी, वो हमें मारते पीटते थे, हम पे जुल्म करते थे, तो हमें लगता था हम भी अंग्रेज बन जाएंगे तो हम भी पावरफुल हो जाएंगे। किडनैपर हमें बहुत इंटेंस सिचुएशन होती है, ऐसे ऐसे करके। फिर डिपेंडेंस ऑन कैप्टर फॉर बेसिक नीड्स, जैसे हम अंग्रेजों से तनख्वाह उनका लेते थे, अंग्रेज सड़क बनाते थे, अंग्रेज हॉस्पिटल खोलते थे, अंग्रेज बिजली प्रोवाइड करते थे, अंग्रेज पोस्टल नेटवर्क बनाते थे, ट्रेन चलाते थे, तो हमें अंग्रेज अच्छे लगने लग गए, बेसिक नीड प्रोवाइड कर रहे थे। किडनैपर ही आपको खाना वाना देता है, पानी देता है, तो बेसिक नीड प्रोवाइड कर रहा है, तो आपको किडनैपर अब्यूजर अपना अच्छा लग सकता है। लैक ऑफ डिह्यूमनाइजेशन बाय कैप्टर, कि मतलब वो बहुत ज्यादा हमें ऐसे क्या बोलता है, आपको गैसलाइट वगैरह करते हैं तो आपको अच्छे लग सकते हैं। वो मीनिंगफुल इंटरेक्शंस की कुछ समझा रहा है वो, ऐसे मतलब कुछ भी हो सकता है कि अंग्रेज हमें सिखाते भी तो थे कि पढ़ लो, आईसीएस का पेपर दे दो, अफसर बन जाओ, हमारे बराबर आ जाओ, सर की उपाधि ले लो, राय बहादुर बन जाओ, खान बहादुर बन जाओ। ठीक है, डिस्प्ले ऑफ काइंडनेस फ्रॉम कैप्टर, कैप्टर ने थोड़ी काइंडनेस ले ली कि आपका किडनैपर ने आपको थोड़ा थोड़ी देर के लिए एक हाथ खोल दिया या थोड़ा खुली हवा में सांस लेने दी। अंग्रेजों ने भी कुछ कुछ सपोर्ट करते ही थे, अंग्रेज भी लोगों को पढ़ाते थे, मेडिकल साइंस भी करते थे, पुलिस भी तो अंग्रेजी संभालते थे उस जमाने में। तो आपके साथ कोई चोरी वोरी हो जाती थी तो अंग्रेजी आपकी मदद करते थे। तो अंग्रेज बहुत ज्यादा अब्यूजर थे हमारे, तो अब हमें अच्छे लगने लग गए अंग्रेज, यही तो स्टॉकहोम सिंड्रोम है। ठीक है, समझो बात को क्या होता है स्टॉकहोम सिंड्रोम। काफी फेमस है, जयशंकर जी बार बार न्यूज में लाते रहते हैं, तो फेमस हो रहा है ये डायलॉग, ये चीज। अब बात आती है बिन ट्योरोंग के बारे में। बिन ट्योरोंग एक जानवर है। बिन ट्योरोंग एक जानवर है, बियर कैट कहते हैं इसको। ये भालू भी है और ये बिल्ली भी है, देख लो।
थोड़ा भालू जैसी बिल्ली लग रही है ना, ये भालू जैसी बिल्ली ही है। ये रात को बहुत एक्टिव रहती है, ये सुबह शाम के समय भी एक्टिव रहती है। सुबह शाम के समय ट्वाइलाइट पे एक्टिव रहने वाले को क्रेस्पस्कुलर जानवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रेस्पस्कुलर। ये जनरली काले रंग के होते हैं, इन पे व्हाइट कलर के बाल होते हैं, स्प्रिंकलिंग व्हाइटिश हेयर्स होते हैं, इनके लंबे लंबे शैगी बाल होते हैं, इनके टफ ईयर्स होते हैं, इनके लॉन्ग बुशी टेल होती है। इनकी टेल को प्रीहेंसाइल टेल कहा जाता है। ये अपनी टेल की मदद से पेड़ों पे चढ़ पाते हैं। ये ओमनीवोरस होते हैं, ये कुछ भी खा लेते हैं, वेज नॉन वेज। ठीक है, फल फ्रूट भी खा लेंगे, शिकार भी कर लेंगे। एक बार पढ़ लेते हैं। बिन ट्योरोंग, ये बियर कैट होते हैं। ये साउथ ईस्ट एशिया में मिलते हैं, नेपाल में, थोड़ा अपने नॉर्थ ईस्ट एशिया में मिलते हैं, म्यांमार से लेके इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा तक मिलते हैं ये। कैट लाइक ओमनिवोर फाउंड इन डेंस फॉरेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। इट हैज लॉन्ग शैगी हेयर, टफ ईयर्स एंड अ लॉन्ग बुशी टेल. Color generally is black with a sprinkling of whitish hairs. It is generally nocturnal and crepuscular. Active crepuscular होता है active during twilight. It is found most often among the trees, using its prehensile tail as an aid in climbing. ठीक है, इसकी जो टेल होती है ना, वो प्रीहेंसाइल टेल होती है। प्रीहेंसाइल टेल का मतलब होता है कि पेड़ों पे चढ़ने पे सहायता करती है वो टेल, उसे प्रीहेंसाइल टेल कहते हैं, याद रख लेना। सवाल बन सकते हैं, ये हर्बीवोर्स होते हैं, ये कार्निवोर्स होते हैं, ये ओमनिवोर होते हैं, ये कहाँ मिलते हैं, इनकी बॉडी कैसे होती है। जानवर डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसका नाम बताना आ सकता है, या फिर स्टेटमेंट बना सकते हैं। ये बोल सकते हैं कि दिन में ही एक्टिव होते हैं। देखो, जो भी मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, जो भी जानवर हर्बीवोर होते हैं ना, वो दिन में एक्टिव होते हैं, डायूर्नल होते हैं। जो जानवर कार्निवोर होते हैं वो रात को एक्टिव होते हैं। जो जानवर ओमनिवोर होते हैं वो क्रेस्पेस्कुलर होते हैं, ट्वाइलाइट के समय एक्टिव होते हैं। ये बातें याद रख लेना, बहुत रामबाण चीजें हैं, ये हमेशा काम आएंगी। कोई भी जानवर हो, आप उस जानवर के बारे में सोच के सब कुछ बता सकते हो, ये ट्रिक्स हैं। देखो, ये मेनली तो फ्रूट खाता है, पर ये शिकार भी कर लेता है, अंडे वंडे खा लेता है, पक्षियों के, छोटे जानवरों का शिकार भी कर लेता है। अब आपको लग रहा होगा ये जंगली जानवर है, नहीं, कुछ लोग इसे पेट की तरह भी रखते हैं। जब लोग इसे पेट करके रखते हैं ना, तो ये बहुत अफेक्शनेट पेट की तरह बिहेव करता है। ये जनरली मिलता है नेपाल में, इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, सुमात्रा रीजन, जावा रीजन, इंडोनेशिया के वहां भी मिलता है। आईयूसीएन में ये वल्नरेबल है, बिन ट्योरोंग। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आता है। ऐसे याद रख लो, बिन ट्योरोंग, बिन तेरे, तो ऐसे सैड गाना है ना, वल्नरेबल सिचुएशन हो जाती है तो वल्नरेबल है ये। ठीक है, इसका खतरा क्या है? इसकी हैबिटेट लॉस है इसका सबसे बड़ा खतरा, क्योंकि ये जंगलों में रहते हैं, वहां पे एग्री बिजनेस हो रहा है, प्लांटेशन हो रही है, पाम इंडस्ट्री आ रही है, वुड लॉगिंग हो रही है, हैबिटेट ही लॉस हो रहा है, सबसे ज्यादा वो है। फिर ये ट्रेडिशनल मेडिसिन वगैरह के लिए भी यूज करा जाता है, बुश मीट लोग इसे खाते भी हैं, पेट ट्रेड के लिए भी कर रहा है, और ये ब्लैक मैजिक में भी बड़ा काम आता है ये जानवर, तो इसका ये खतरा है। एक बार जल्दी से रीड कर लेते हैं। इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट सच एज फिग्स, बट इट ऑल्सो टेक्स एग्स एंड स्मॉल एनिमल्स. In some areas, binturong are tamed and have reported as being affectionate pets. The binturong is threatened by habitat loss due to logging and agribusiness, especially the oil palm industry. It is also hunted for bushmeat, traditional medicine, and pet trade. Black magic के लिए भी करा जाता है, वो लिखा नहीं है पर समझ जाओ। Its range extends from Nepal, India, Northeast region, Sumatra region, Java region. IUCN status इसका वल्नरेबल है, नाम ही है बिन ट्योरोंग, बिन तेरे जिया जाए ना, तो ऐसे याद रख लो, वल्नरेबल सिचुएशन है, रेड लिस्ट में आता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1972 के शेड्यूल 1 में आता है ये। चलिए बताइए, क्या कैसे लग रहे हैं लेक्चर? अपनी सेंचुरी पूरी हो गई, 100 टॉपिक हो गए अपने करंट अफेयर्स के इस सीरीज में। ठीक है, अपना टारगेट है 500 टॉपिक्स का, 100 पार्ट्स आएंगे इस सीरीज के। ठीक है, अभी तो 20 ही आए हैं, अब 100 आएंगे, आप देखते जाना, रोज के 5 पार्ट्स हैं अपने। सेंचुरी हो गई, मुबारक हो जिसने पूरी सीरीज देखी है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी भी सेंचुरी हो गई है।